दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फ्लड की, उसके टाइप, आधारभूत कारण, प्रभाव और बाढ़ प्रबंधन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट जिन लोगों ने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और पर्सनली कॉल करके मुझे अप्रिशिएट किया। तो चलिए अब फ्लड पर आगे बात शुरू करते हैं। इस स्लाइड में भारत के अंदर पाए जाने वाले उन क्षेत्रों को दर्शाया गया है जहां पर अमूमन हर साल मानसून में फ्लड आने की संभावना होती है। उन एरिया को रेड कलर से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, ये है यमुना रिवर, ये है गंगा रिवर, इनके अगल बगल के एरिया, और ये बिहार ये पूरी तरीके से रेड है, नॉर्थ बिहार स्पेशली, और ये असम वाला रीजन है। यहाँ पर आप समाचार पत्रों में हर साल देखते होंगे कि बाढ़ आई हुई है, स्पेशली मानसून पीरियड में। ये और इन सब एरिया में मुख्यतः वही मानसून पीरियड जो साउथ वेस्ट मानसून जो ये इधर से आता है उसके द्वारा लाए गए जल के कारण बिहार और गंगा बेसिन और असम के ब्रह्मपुत्र बेसिन में फ्लड आने का कारण बनता है। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तरी बिहार के क्षेत्र में लगभग हर साल आने वाली बाढ़ की। भौगोलिक कारणों पर चर्चा करने से पहले बिहार की स्थिति देख लेते हैं। बिहार की स्थिति ये है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तरी बिहार क्षेत्र से गंगा में दाहिनी साइड से या लेफ्ट साइड से मिलने वाली अधिकतर नदियां नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं। उदाहरण के लिए गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है क्योंकि इसमें लगभग हर साल बाढ़ आती है जिससे भारी क्षति होती है। होता यह है कि जब मानसून नेपाल के इन पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करता है और साथ ही साथ इन मैदानी क्षेत्रों में भी वर्षा होती है तो पर्वतीय क्षेत्र की तीव्र ढलानों की वजह से पानी कम ढलान वाले क्षेत्रों में एकत्र होने लगता है। नतीजा नदियों के इन क्षेत्रों में धारण क्षमता से अधिक पानी, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब इसको कुछ इस तरह से भी समझ लेते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे भारी वर्षा हुई, यहाँ पे भी वर्षा हुई, तो यहाँ पे तीव्र ढलान होने की वजह से यहाँ के जो एक्सेस वाटर है, जो पानी की अधिकता है, वो नीचे आकर के इन कम ढलान वाले क्षेत्रों में जमा हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि इन क्षेत्रों में जो नदी प्रभावित होती हैं उनमें क्षमता से अधिक पानी आ जाता है, जिससे ये पानी ओवरफ्लो होने लगती है और बाढ़ का कारण बनती है। चलिए बिहार में आने वाली बाढ़ के अन्य कारणों को भी देख लेते हैं। जब जब मानसून नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्षा करते हैं तब नेपाल द्वारा अपने बांधों को खोल दिया जाता है, जिससे नेपाल से सटे इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अगला है फरक्का बैराज। इस बैराज के द्वारा गंगा नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इससे इसके पीछे की गंगा के फ्लो में कमी आती है और उसका प्रभाव उसकी सहायक नदियों के प्रवाह पर पड़ता है, जिससे इन नदियों में सेडिमेंट ज्यादा हो जाने से जल धारण क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ आती है। परिस्थितिकीविदों का कहना है कि यदि कोई नदी अपने नेचुरल फ्लो से बहे तो खुद को क्लीन रख सकती है, जिससे उसकी जल धारण क्षमता बनी रहती है। यहाँ पे हम फरक्का बांध की लोकेशन देख सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल में है और यहाँ ये है गंगा नदी। इसी नदी पे ये फरक्का बांध वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। अगला है जरूरत के हिसाब से तटबंधों का कम होना। 1954 में बिहार में 160 किलोमीटर तटबंध थे, तब 25 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित थी। अभी 3700 किलोमीटर तटबंध है और प्रभावित क्षेत्र 68.9 लाख हेक्टेयर हो गया है। आगे जल ग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया में पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है। इससे पानी कैचमेंट एरिया में न रुककर आबादी वाले क्षेत्रों में फैल जाता है। यहाँ हम बात करेंगे एनडीएमए की, जो कि भारत में आने वाली आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण हिंदी में कहते हैं। इसका गठन 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार हुआ। यह भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता
प्रधानमंत्री करते हैं। एनडीआरएफ और एनआईडीएम की स्थापना भी अधिनियम 2005 के अनुसार ही हुई है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। यह संस्था दिल्ली में स्थित है। इसका ऑर्डर इस प्रकार है, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएम है, राज्य स्तर पर एसडीएम है, जिला स्तर पर डीडीएम है और उसके नीचे लोकल अथॉरिटीज। राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला मजिस्ट्रेट इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके कार्य आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करना मतलब अप्रूवल देना, राज्य योजना तैयार करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली दिशा निर्देशों को जारी करना, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा उनके विकास योजना और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम के लिए उपायों को एकीकृत करने या इनके प्रभावों को कम करने के उपायों के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश का पालन करवाना, आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करना मतलब इन्फोर्समेंट के लिए, समन के उद्देश्य के लिए धन के प्रबंधन की सिफारिश करना, समन मतलब मिटिगेशन, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसा समर्थन प्रदान करना, आपदा की रोकथाम के लिए इस तरह के अन्य उपाय करना या आपदा स्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए समन मिटिगेशन या तैयारी और क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आवश्यक के रूप में इस पर विचार करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों को बनाना। अंत में ये देखते हैं कि संविधान बाढ़ नियंत्रण की जिम्मेदारी किसको देता है या क्या कहता है संविधान। लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के कामों का निर्धारण विषयों के विभाजन द्वारा किया गया है। मतलब कुछ विषयों पर केंद्र कानून बना सकती है, राज्य नहीं, और कुछ पर अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। इसी तरह से कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसी के साथ उन सभी विषयों से संबंधित कोई कार्य या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी सरकार पर है जिससे वह विषय संबंधित है। जैसे युद्ध का विषय केंद्र सरकार के साथ संबंधित है, तो किसी देश से युद्ध होगा या नहीं होगा या कब होगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, ना कि किसी राज्य सरकार की तरफ से। उसी तरह से कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि सभी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है यह देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तभी आप देखते होंगे कि हर प्रदेश की पुलिस अलग अलग होती है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस वगैरह वगैरह। इसी तरह से सभी विषयों का विभाजन 3 लिस्ट में किया गया है, जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अंग्रेजी में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। नियंत्रण का विषय इन तीनों लिस्ट में नहीं लिखा गया है। हालांकि ड्रेनेज या तटबंध इन 2 उपायों को विशेष रूप से राज्य सूची में वर्णित किया गया है, लेकिन वह केंद्र यूनियन लिस्ट की एंट्री 56 नदी जल विवाद और उन नदियों की वैलीज के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए रेगुलेशन के ऊपर नहीं जा सकते। इस प्रकार बाढ़ नियंत्रण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की सरकार के साथ है। बाढ़ नियंत्रण की योजना बनाना, उसका वित्त पोषण करना, फंडिंग करना, रख रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि इन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार ऋण और अनुदान दे सकती है। तो ये थी कंप्लीट बात बाढ़ के विषय में। आगे बात करने से पहले कहना चाहता हूं कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी करंट टॉपिक के साथ जिस पर कंप्लीट बात होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।